नमस्कार, रणभूमि 2024 देख रहे हैं आप और मैं हूं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। तो लगातार सुबह से ही आज जो चुनाव का आखिरी चरण है और सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार के आज 8 सीटों पर सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है और उसके साथ ही कई जगहों पर हमने मतदान के बहिष्कार की भी तस्वीरें देखी। लेकिन आप सभी से जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप सभी से गुजारिश है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो 8 राज्यों की 57 सीटों पर सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। ये आखिरी चरण है और आखिरी रण है। इसके बाद सभी की निगाहें 4 जून पर टिकी रहेंगी, क्योंकि 4 जून को परिणाम सामने आएंगे और ये तय हो जाएगा कि सभी 543 सीटों पर कौन सी पार्टी ने जीत दर्ज कराई है और किसे बहुमत मिला और देश की सत्ता की चाबी किसके हाथ में जनता सौंपने वाली है। तो 11 बजे तक मतदान के आंकड़े भी आ गए। 26.30% मतदान हुआ है। बिहार में 11 बजे तक 24.25% मतदान। तो मौसम भी, गर्मी का तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। नालंदा में 24.30%, पटना साहिब में 19.33% वोटिंग, पाटलिपुत्र में 27.68% वोटिंग, वहीं आरा में 21.19% वोटिंग, बक्सर में 25.89%, सासाराम में 22.09% वोटिंग हुई है, काराकाट में 27.92%, जहानाबाद में 27.09% वोटिंग हुई है। तो नालंदा में 24.30%, पटना साहिब में 19.33% वोटिंग। तो यह मतदान का प्रतिशत भी आ गया है 11 बजे तक का और लगातार वोटिंग के परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं और सभी जो दल हैं, सभी नेता हैं, वो भी गुजारिश कर रहे हैं और हमारी भी आप सभी से गुजारिश है कि सभी अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि आपका एक वोट ही तय करेगा कि देश की सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है। तो ऐसे में अपने घरों से बाहर जरूर निकलें। हालांकि गर्मी भी अपने चरम पर है, तो इस बात का खास ख्याल रखें। अगर घर से बाहर आप वोट डालने के लिए निकल रहे हैं तो अपने साथ में पानी, ORS का घोल भी लेकर के निकले, ताकि इस मौसम के कहर से आप खुद को बचा पाए। तो पाटलिपुत्र में वोटिंग और सुबह से ही सभी सीटों पर मतदान की प्रक्रिया। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग जारी है। बिहार में 8 सीटों पर आज वोटिंग चल रही है। तो सुबह से ही चुनाव की प्रक्रिया लगातार जारी है और सभी अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाते हैं। पटना साहिब में बीजेपी से रविशंकर प्रसाद प्रत्याशी, कांग्रेस से अंशुल प्रत्याशी हैं, पाटलिपुत्र से बीजेपी से रामकृपाल यादव, आरजेडी से मीसा भारती प्रत्याशी हैं, आरा से बीजेपी से आरके सिंह प्रत्याशी, CPI-MLL से सुदामा प्रसाद प्रत्याशी हैं, बक्सर से बीजेपी से मिथिलेश तिवारी, राजद से सुधाकर सिंह प्रत्याशी हैं और सासाराम में बीजेपी से शिवेश कुमार प्रत्याशी, कांग्रेस से मनोज कुमार प्रत्याशी हैं, काराकाट से राष्ट्रीय लोक मोर्चा से उपेंद्र कुशवाहा, CPI-ML से राजाराम और यहां से पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जहानाबाद से JDU से चंद्रेश्वर प्रसाद, RJD से सुरेंद्र प्रसाद यादव प्रत्याशी हैं। ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कौन से दल के नेता एक दूसरे के आमने सामने हैं। काराकाट से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा, CPI से राजाराम सिंह और प्रत्याशी, जहानाबाद से JDU से चंद्रेश्वर प्रसाद, RJD से सुरेंद्र प्रसाद यादव प्रत्याशी, नालंदा से JDU से कौशलेंद्र कुमार, CPI से डॉक्टर संदीप सौरभ प्रत्याशी, पटना साहिब से बीजेपी से रविशंकर प्रसाद, कांग्रेस से अंशुल अभिजीत प्रत्याशी हैं, पाटलिपुत्र से बीजेपी से रामकृपाल यादव, RJD से मीसा भारती प्रत्याशी हैं। तो तमाम जो दल के नेता हैं, सभी लगातार गुजारिश भी कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और बिहार का ये जो चुनावी रण है वो कई मायनों में बेहद खास भी होने वाला है। तो अब इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले आप सभी का परिचय करा देते हैं हमारे पैनल में जुड़े मेहमान से। अम्बरीश कुमार सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अम्बरीश जी, आपका
बहुत स्वागत है। इनके साथ ही संजय सिंह यादव आरजेडी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत। साथ ही साथ संतोष साय वरिष्ठ पत्रकार भी हैं हमारे साथ। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो शुरुआत अम्बरीश जी आपसे ही करेंगे, क्योंकि डबल इंजन सरकार की भी बातें बिहार में खूब कही जा रही हैं। लेकिन अगर बिहार को हम देखें तो दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार का जो विकास है वो काफी कम रहा है। हालांकि आप लोग तमाम दावे करते हैं, लेकिन इसके साथ ही इस बार का चुनाव इस मायने में बेहद खास होने वाला है क्योंकि लगातार बिहार की जनता में कंफ्यूजन की स्थिति नीतीश कुमार की वजह से, कभी वो आरजेडी में शामिल रहते हैं, फिर कभी आप लोगों के साथ आकर के शामिल हो जाते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान लगातार उन्हें बने ही रहना है। और इसे लेकर के जनता में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, वो समझ ही नहीं पाती कि कौन से दल को हम वोट दें। और अब आज 8 सीटों पर चुनाव चल रहा है और इसके साथ ही नालंदा से नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि नालंदा उनका गढ़ भी माना जाता है। सबको मेरा नमस्कार। और विकास की सरकार विकास स्पेसिफाई नहीं करती है कि विकास किन राज्यों में हो या किन राज्यों में नहीं हो। विकास की योजना केंद्र सरकार की जो चलती है वो हर एक राज्य के लिए है। अब वहाँ के मुख्यमंत्री जो है, वहाँ के जो मुखिया है, इससे वो डिपेंड करता है कि वो किस स्तर से या कैसे उसको समझे और विकास की योजनाओं को कैसे लागू करें। हाँ, ये बात सही है कि निश्चित रूप से जो एंटी बीजेपी जो गवर्नमेंट, एंटी एनडीए की गवर्नमेंट जहां जहां है, वो लोग जानबूझ के विकास के कार्यों को अवरुद्ध करते हैं और जानबूझ के वो लोग केंद्र की सरकार को बदनाम करते हैं। एक चीज आप लोग को साफ, मेरे समझ से सब लोगों को जानकारी होगी कि कोई भी केंद्र में किसी की भी सरकार हो, वो कोई भी विकास की योजना या कोई भी फंड या कोई भी विकास का कार्य वो रोक नहीं सकती है। राज्य सरकार भी कुछ देर तक उसको अवरुद्ध कर सकती है, लेकिन उसको रोक नहीं सकती है। लेकिन हाँ, यहाँ अपने राजनीतिक फायदे के लिए लोग ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन केंद्र की विकास की योजना निरंतर चलती रहती है और इसका उदाहरण बिहार में भी है। आप देख लीजिए, जहां भी सड़कें बिहार में नहीं थी, वहां हर गली में सड़कें बन गई हैं। नेशनल हाईवे 4 लेन और 6 लेन का काम रिकॉर्ड टाइम, मेरा कहना रिकॉर्ड टाइम इन द सेंस कि जो टाइम स्पेसिफाई किया गया है उससे पहले जो कंपनीज को टेंडर अलॉट हुए हैं, आउटसोर्सिंग हुई है, वो समय सीमा से पहले वो लोग अपना कार्य पूर्ण अच्छे से करके वो लोग दे रहे हैं। ये विकास की योजना है। और बिजली 24 घंटे बिहार में मिल रही है। इसके 2014 या 2004 से पहले की स्थिति ये थी कि हम लोग इंतजार करते थे कि कब मोटर चलाएं, कब घर का पानी भरे या कब मोबाइल हम लोग रिचार्ज करें। लेकिन आज तो ये स्थिति है कि हम लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है और कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है कि हर जगह से राजधानी हम लोग 4-5 घंटे के अंदर हम लोग पहुंच जाते हैं। और ये भी सोचते हैं, पहले तो हम पटना में राजधानी में काम होता था हम लोगों को, तो हम लोग एक दिन पहले बाय रोड हम लोग को जाना पड़ता था। लेकिन अब स्थिति ये है कि हम लोग मुंगेर से पटना 3 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं और अपना वहां पूरा काम करने के बाद, थोड़ा कुछ देर आराम करने के बाद भी हम लोग वापस मुंगेर आ जाते हैं। अपराध जीरो है और हम लोग किसी भी समय वहां से 11 बजे रात, 12 बजे रात वहां से निकल चलते हैं, ये सोच के कि हम लोग आराम से घर पहुंचेंगे और हम लोग को रास्ते में लूटपाट नहीं होगी और बिना किसी अवरोध के हम लोग पहुंचेंगे। एक चीज और की जानकारी दे रहे, कल ही हिंदुस्तान का 1 लाख टन तो पिछली सरकार ने सोना गिरवी रख दिया था, वो वापिस आया है। इसलिए आप सब लोगों को, ये पार्टी से मतलब नहीं है, ये देश हित की बात है। और देश का 1 लाख टन सोना एनडीए की सरकार वापिस लाई है। ये अब सब आप लोगों को सुन के बड़ी खुशी होगी और इसमें हमारे समाज से जितने भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं उनको गर्व होना चाहिए कि कम से कम ऐसी सरकार केंद्र में चल रही है जो राष्ट्र के लिए सोचती है, यहाँ पे रहने वाले हर एक हिंदुस्तानी के लिए सोचती है। इसीलिए जो धीरे धीरे जो भी लोग गिरवी रखे थे अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए या कुछ योजना ऐसी बना रहे थे जिसमें देश का नुकसान हो, वो योजना बंद करके और ऐसी योजनाओं को सरकार चला रही है जिससे हिंदुस्तान के आम नागरिक को फायदा हो और अंतिम पौदान तक
अंतिम पावदान तक विकास पहुंचे। यकीनन और आप वो जरूर भी ये बात देश कह की रहे हैं प्रगति, अमरीश जी देश कि की आप उन्नति आपकी में योजनाओं को अपना पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अंतिम पायदान तक, किसी भी गांव के आखिरी घर तक योजनाओं को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो तमाम योजनाएं हैं उससे अभी भी बिहार की बहुत बड़ी आबादी जो है वो वंचित है। चलिए, आपकी जो तमाम बातें हैं, आपने तमाम आपकी योजनाएं, आपके कार्यकाल में जितनी बेहतर चीजें रही हैं वो गिनाए हैं। संजय सिंह यादव से आपका जवाब लेना चाहूंगी। संजय जी, देखिए, जिस तरह से अभी अभी आप अमरीश जी को सुन रहे थे, तमाम बातें अपनी सरकार को लेकर के कह रहे थे, बिहार की डबल इंजन की सरकार की बातें कह रहे थे। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया था बिहार में हाल ही में जनसभा में कि चाचा तो हमारे ही हैं। तो यानी कि इसे लेकर के भी लगातार भ्रम की स्थिति हमने देखी। बिहार की जो जनता है वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहती है आरजेडी और जेडीयू में के बीच में कि वो किसे चुने, क्योंकि सीएम जो है वो कभी भी दल बदल कर लेते हैं। बिहार की जनता किसी भी कंफ्यूजन में नहीं है। वो पूरी तरह इस लोकसभा चुनाव में इंडिया महागठबंधन को वोट करने जा रही है। पूरे देश में इंडिया महागठबंधन के प्रति एकदम अंडर करेंट है। आप देख लीजिएगा कि 4 जून को जो रिजल्ट आए, हम लोग सरकार बनाने के लिए इस चुनाव को लड़े हैं और सरकार बनाने भी जा रहे हैं। रही भाजपा की बात, तो उसका तो जो एजेंडा था मंदिर मुद्दा, वो भी इस मुद्दे चुनाव में चला नहीं, और महंगाई उसके कंट्रोल में नहीं है। रोजगार वो दे नहीं पाए। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था 2014 में। 15 लाख रुपया देने का वादा किया था हर एक के खाते में। तो 2 करोड़ रोजगार की बात तो छोड़ दीजिए, इस पूरे 10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी जहां 20 करोड़ रोजगार देने की बात होती, 1 करोड़ रोजगार भी गिना दे हमारे भाजपा के साथी। महंगाई चरम सीमा पर, 2 सिलेंडर हमारे यूपीए गवर्नमेंट के समय में 400-500 के करीब था, आज वो सिलेंडर 1000 से ऊपर। उसके बाद भाजपा हमेशा 2-3 बिंदु पर राजनीति करती है, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार। तो जितने भी पार्टी में पहले भ्रष्ट नेता थे बीजेपी के अनुसार, जिस पर भाजपा के लोग आरोप लगाते थे कि इसने इतना घोटाला किया है, करोड़ों का किया है, को कह रहा है इसे जेल में हो जाना चाहिए, वो तमाम पार्टी के सारे भ्रष्ट नेता जिस पर बीजेपी वालों ने आरोप लगाया था, वो सारे के सारे आज बीजेपी के पार्टी में हैं। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा का चरित्र तो इतना नंगा है कि उस पर मुझे कुछ प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं। आप चले आए भाई भतीजावाद की बात, तो तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो हैं, उसके लड़के लड़की इस चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं। आप तो लोग भाई भतीजावाद तो की बात कर रहे हैं संजय सिंह यादव जी, इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि परिवारवाद के आरोप तो आप लोगों की पार्टी पर सबसे ज्यादा लगते हैं। ये कहा जाता है कि लालू यादव चाहते हैं कि वो अपने बेटे को सीएम बना दे, अपने बेटे को पीएम बना दे, और जिसके साथ आपका गठबंधन है राहुल गांधी को लेकर के भी यही इसी तरह की बातें, और समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव को लेकर के भी इसी तरह की बातें। तो ध्यान रखिएगा आप, परिवारवाद को लेकर के आप आरोप लगा रहे हैं। के बारे में मेरा जो नजरिया है, पहले भी मैंने आपके टीवी चैनल पर बताया है कि मैं परिवारवाद का विरोधी नहीं हूँ। अगर लालू यादव अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसे बनाना चाहिए, और तेजस्वी यादव जी उस योग्य हैं। तेजस्वी यादव ने राजनीति में न सिर्फ बिहार में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक ऐसी सशक्त पहचान बनाई है, पिछले 17 महीनों में 5 लाख युवाओं को नौकरी देकर कि आज तमाम पार्टी के नेताओं को, तमाम पार्टी को नौकरी देने की बात करनी पड़ रही है। ये तेजस्वी यादव जी का मेरिट है। फिर आप भाई भतीजावाद का आरोप क्यों लगा रहे थे? मैंने कहा कि बीजेपी वाले जो आरोप लगाते हैं, तो बीजेपी के भी सारे बड़े नेता के लड़के लड़की चुनाव लड़ रहे हैं। मैं परिवारवाद का कभी विरोध नहीं था, आज भी नहीं हूँ और आगे भी नहीं रहूंगा। चूंकि जिस संजय जी, क्या दूसरे नेताओं को मौका नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि भाई देखा भी यही जाता है कि जिस तरह से अखिलेश यादव जिससे आपका गठबंधन, राहुल गांधी जिससे आपका गठबंधन, और तेजस्वी यादव जो आपकी पार्टी के नेता हैं, और दूसरे नेताओं को मौके ही नहीं मिल पाते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे भी नेताओं को मौका मिलता है, लेकिन जो लोग जो जैसे असल बात करिए संजय जी, आपको भी बेहतर पता है। मैं व्यवहारिक बात करता हूँ, मैं झूठी बात नहीं करने में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो भी लोग दल बनाए हैं, दल को चला रहे हैं,
उसके बाल बच्चे का उस दल की राजनीति में इन्वॉल्वमेंट होता है। भाजपा के लोग भी जो पार्टी को खड़ा किए हैं, जनसंघ से लेकर के आज बीजेपी तक, तो कुछ नेता के बच्चे ही नहीं है, प्रधानमंत्री जी के लड़के बच्चे ही नहीं है, बिहार में नीतीश जी का लड़का उस लायक ही नहीं है। तो जिस भी किसी नेता का, जिस भी किसी भी पार्टी के नेता हो, अगर उसके लड़के लड़की लायक तो निश्चित रूप से राजनीति में ला रहे हैं। यानी आप परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरे नेताओं को मौका नहीं दिया जाएगा। यानी साफ तौर पर आप ये समझाने की यही कोशिश कर रहे हैं ना कि और दूसरे नेताओं को मौका नहीं दिया जाएगा, बाद में फिर तेजस्वी यादव के बच्चे आ जाएंगे, फिर वो राजनीति में आपके आरजेडी में शामिल हो जाएंगे, फिर वो अपना वर्चस्व दिखाएंगे। आप ऐसा है, विधान परिषद या संजय जी आपके वक्तव्य पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लगातार जिस तरह से बातें कह रहे हैं और जमीनी हकीकत भी हम लगातार देखते रहते हैं। मैं इस बात से मुकर नहीं सकता। मैंने कहा, मैं पहले भी आप अपने टीवी चैनल का डिबेट देख लीजिए, मैं परिवारवाद का विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि जो सभी पार्टी के नेता जिसका बाल बच्चा पूरी तरह अपने पिता के साथ, अपने माता के साथ राजनीति में सक्रिय है, वो कहाँ जाएगा? क्या वो आलू उखाड़ने जाएगा खेत में? कि वो राजनीति ही करेगा। डॉक्टर के बेटा डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर के बेटा इंजीनियर बनते हैं। नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है संजय जी कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही बनेगा। आपकी तो बातें ही बिल्कुल अलग ट्रैक पर हैं। ठीक है अमरीश जी, आपसे जवाब चाहूंगे। वो कोशिश हर बाप चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से भी आगे जाए। अगर किसी का बाप जज है तो वो चाहता है कि मेरा बेटा जज बने, वो तो उससे भी आगे जाए। हर बाप की ये इच्छा होती है, हर माँ की ये महत्वाकांक्षा होती है कि उसके लड़के और लड़की उससे आगे जाए, चाहे वो जिस किसी भी क्षेत्र में रहा हो, आगे जाए। परिवार यकीनन ये बात आपकी मानती हूँ कि आगे जाए, लेकिन आपने अभी जिस तरह से कहा कि अगर बाप नेता है तो बेटा भी नेता ही बनेगा, अगर बाप डॉक्टर है तो बेटा भी डॉक्टर ही बनेगा, बाप इंजीनियर है तो बेटा भी इंजीनियर बनेगा। अपने वक्तव्य पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है अमरीश जी, आपसे जवाब चाहूंगे। आप इस बात को जान लीजिए, जो निश्चित रूप से किसी को एक बार यूज कर सकते हैं, चुनती तो उसे जनता है ना, तो जनता के वोट से वो चुनाव जीत करके जब एमपी एमएलए बनता है तो उसे हम कैसे खारिज कर सकते हैं? दूसरे नेताओं को मौका नहीं देंगे। हम लोग का भी यही कहना है कि जो परिवार में जो योग्य व्यक्ति है, आपका जो गठबंधन है संजय जी, सभी परिवारवाद में लिप्त हैं और आप इस बात को मानिए। आपके पूरे गठबंधन के नेताओं की जिस तरह, और क्योंकि इसी वजह से नाराजगी भी देखी जाती है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, राहुल गांधी को लेकर के देख लीजिए, कांग्रेस में कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं इसी बार 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी छोड़ करके आ जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें तो मौका ही नहीं दिया जा रहा है, उनकी प्रतिभा का सम्मान ही नहीं किया जा रहा है। सिर्फ परिवारवाद। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह से समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए इसी वजह से, क्योंकि अखिलेश यादव के अलावा और कुछ समझा ही नहीं जाता है किसी और भी नेता को या फिर किसी और भी व्यक्ति को। और बिहार में भी इसी तरह की तस्वीरें हैं आपके गठबंधन की। मैं पूरी ईमानदारी के साथ इस बात को स्वीकार करता हूं कि सभी पार्टियों में परिवारवाद है, लेकिन परिवारवाद के अतिरिक्त भी नेताओं को टिकट मिलते हैं। कितने परिवार के लोग हैं? मान लीजिए 5%। का अर्थ क्या है? परिवारवाद का अर्थ ये नहीं है कि 90% है तो निश्चित रूप से होना चाहिए, और जो अयोग्य है पूर्वज परिवार के अगर चुनाव लड़ाते हैं, जबरदस्ती अपना लेबल लगा के चुनाव लड़ाते हैं, चुनाव जितनी बार सभी पार्टी के लोग उसे टिकट है। मैं व्यवहारिक बात तो झूठी विश्वास नहीं, परिवारवाद है, आगे भी रहेगा, इसे कोई नकार नहीं सकता। ठीक है अमरीश जी, आप सुन रहे हैं जिस तरह से संजय जी खुद मान रहे हैं, हालांकि इनके जो पार्टी के और भी तमाम नेता हैं जब परिवारवाद की बात आती है तो वो साफ तौर पर नकार जाते हैं, लेकिन संजय जी ने आज खुद से स्वीकारा है कि परिवारवाद है और आगे भी चलता रहेगा। अमरीश जी, हम लोग का भी तो यही कहना है कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं सब में सिर्फ परिवारवाद है, भ्रष्टाचारवाद है, तुष्टीकरण की राजनीति है। अपने सत्ता पाने के लिए गेन प्रकार बाकी ये लोग सब कुछ कर देते हैं। परिवारवाद का मतलब ये नहीं है कि क्या एक ही परिवार के सब योग्य हैं। आप पंचायत का भी चुनाव लड़ने के योग्य हैं, आप विधायक का भी, विधान परिषद का भी, राज्यसभा भी, लोकसभा, सब एक ही परिवार के लोग योग्य हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, जिस डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनने के योग्य होता है वो निश्चित रूप से डॉक्टर बन सकता है। कहावत यह है कि कीचड़ में कौन चिरता है, इसीलिए जो टैलेंट है आप उसको दबा नहीं सकते हैं। और जहां जिसका देखे, तेजस्वी यादव की उन्होंने बात कही,
ठीक है, वो नेता बनने लायक है क्या उस पर? अब इसमें इसको अदरवाइज बने। हाँ, परिवार का हर सदस्य तेजस्वी नहीं हो सकते हैं, ये सच्चाई है। और ना भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी हो सकता है, लोग सहयोग कर सकते हैं। इसमें आप अश्विनी चौबे जी के बेटे का क्यों नहीं सोच रहे हैं? उनका टिकट कट गया, अश्विनी चौबे जी का 19 बार बक्सर से टिकट कटा है, लेकिन उससे उन्होंने इसको सहर्ष, एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते सहर्ष सीट को स्वीकार किया, क्योंकि ये पार्टी का डिसीजन था। उसके बाद संजय जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली, 15 लाख रुपया मोदी जी ने ये नहीं बोला था कि 15 लाख रुपया हर एक के अकाउंट में चला जाएगा। वो उस बयान को वो लोग ठीक से पढ़े, नौकरी देंगे ये भी नहीं कहा गया था। बोलना से पूछिए, मोदी जी ने ये बोला था कि ये तो भारतीय जनता पार्टी इतना ब्लैक मनी हिंदुस्तान का बाहर है। जहां तक रोजगार है, रोजगार का मतलब क्या है? रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है। रोजगार रोड पर बैठ करके इसी वाले रोजगार का आप लोग वैसे ही परिवारवाद में फंसे हुए हैं, फिर रोजगार की बात कौन करेगा? अब रोजगार की बात करने का क्या? आप तो परिवारवाद की ही बातें कर रहे हैं, परिवारवाद में ही आप लोग उलझे हुए हैं। परिवारवाद खत्म कीजिए, आम जनजीवन की बातें करिए। आप लोग सिर्फ अपने ही दलों की बात कर रहे हैं, तो फिर आम जनजीवन की बातें कौन करेगा? संसद में जाएंगे तो आम जनजीवन के हितों के मुद्दे कौन उठाएगा? परिवारवाद पर ही आप लोग उलझे हुए हैं। किसी गांव में चला जाता था, की बात तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया 17 महीने में, और अगर वो कार्यकाल आगे रहता तो वो 10 लाख उसने जो वादा किया था वो करता। और पुनः जो हम लोग इंडिया महागठबंधन वाले जो वादा किए हैं, जो 30 लाख नौकरी देंगे 4 जून के बाद अगर हमारी इंडिया महागठबंधन की सरकार बनती है, राहुल जी ने भी कहा है, तो भाई राहुल जी और तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। अच्छा। मोदी जी जो बोलते हैं, राहुल जी का तो नारा था गरीब हटाओ, राहुल जी के परिवार का कांग्रेस पार्टी का नारा था गरीब हटाओ। अब वो लोग करने क्या लगे, वो लोग गरीबों को हटाने लगे। ठीक है, आप लोगों के पास फिर से लौटूंगे। हमारे साथ संतोष साय, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संतोष जी, देखिए अब कई ऐसी जगहें हैं जहां पर आज चुनाव हो रहा है, 8 संसदीय सीट पर चुनाव हो रहा है और कई सारी वीआईपी सीट्स हैं। जातिगत समीकरण जो है वो बिहार में सबसे ज्यादा हावी है और इन सभी 8 सीटों पर जहां पर चुनाव हो रहे हैं, एनडीए की जीत हुई थी पिछले चुनाव में, और इस बार का चुनाव कई मायनों में बेहद खास है। और इसके साथ ही चुनाव का बहिष्कार की भी तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्योंकि लोग जो उनकी जो योजनाएं हैं उससे भी वंचित है। कितना असर देखने को मिलेगा? और इसके साथ ही परिवारवाद, जातिवाद पर भी ये जो तमाम राजनीतिक दल के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो सिमटे हुए हैं। देखिए गरिमा जी, इस बार जो बिहार में 40 सीट पे जो चुनाव हो रहा है, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, बाकी भारत की बात और भी बात कर लेंगे। अभी जो बिहार में 40 सीट पे चुनाव हो रहा है, आज इसमें 8 है, तो इन 8 सीटों पे पिछले 2019 में इन 8 सीटों पे 6 पर बीजेपी और 2 पर जेडीयू का कब्जा था, मतलब एनडीए गठबंधन में उस वक्त कब्जा जमाए हुए था। और आज इस बार भी कुछ वैसा ही दिख रहा है। तो सीधा सीधी जो मामला है कि बिहार में किसी आम जन के किसी मुद्दे पे किसी राजनीतिक दल ने कभी कुछ नहीं बोला है, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो राहुल हो, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे अमित शाह आए रहे हो, किसी ने भी किसी मुद्दे पे बातचीत नहीं की है। बातचीत यही होती रही, आरक्षण क्या होगा, संविधान खत्म कर रहे हैं, ये संविधान खत्म कर देंगे, हमको लाइए, हम संविधान बचा देंगे, बाबा साहब के संविधान को ये लोग खत्म कर रहे हैं, यही बातें होती रही है। अभी मैं संजय जी को सुन रहा था परिवारवाद के बारे में, उसमें उन्होंने बड़ा ही एक अच्छा बात बोला कि डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर के बेटे को इंजीनियर होना चाहिए, तो नेता के बेटे को नेता होना चाहिए। तो इस पर मेरा सीधा सीधी है क्या कि डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए योग्यता की जरूरत होती है। उसमें आपको तेजस्वी जी नेता बन गए, रोहिणी बन गई, या और भी जो नेता बन गए, या संजय जी नेता बन गए। जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है कि संजय जी का जितना बड़े बाल बच्चा है सब कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं। संजय सिंह यादव जी के जितने बच्चे हैं सारे कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, उसको इन्होंने नेता नहीं बनाया। और
जब व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ होगा, ठीक है, हमारी भी समय की सीमा है। अमरीश जी, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। संजय जी, आपका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया, और संतोष जी, आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार सुबह से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और 8 सीटें जो कि बेहद अहम है बिहार की, और तमाम वीवीआईपी सीट्स है, और इसके साथ ही कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी है। और इसके साथ ही जीत के तमाम दावे, पिछली बार अगर 2019 के चुनाव की अगर हम बात करें तो एनडीए गठबंधन को यहां पर सभी 8 सीटों पर जीत मिली थी। और इस बार के चुनाव में देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि जो 8 सीटों पर आज चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, कितना असर होने वाला है और जनता किसे अपना सांसद चुनने वाली है। 4 जून को तस्वीरें साफ हो जाएंगी। हमारे इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला, चर्चाओं का सिलसिला, चुनावी अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।